बहुत बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। महाराष्ट्र में कल वोटिंग होने वाली है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और एक तरीके से इतने सारे मुद्दे चले थे, लेकिन एक मुद्दा जो सबसे बड़ा दिखाई दिया वोट जिहाद का मुद्दा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोकसभा के चुनावों में वोट जिहाद हुआ और इसलिए इस बार भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज सामने आए, बहुत सारे ऐसे उलेमा सामने आए, बहुत सारे ऐसे मौलाना सामने आए जिन्होंने एक तरफा वोट देने की अपील की। लेकिन ये मुद्दा तो एक तरफ था, लेकिन आज एक नया ही मामला सामने आ गया और वो आया बुर्का विवाद का। अब उसको बुर्का जिहाद भी बोला जा रहा है, वोट जिहाद से जोड़कर, क्योंकि पुराने कई इंसिडेंट याद दिलाए जा रहे हैं। लेकिन ये मामला इसलिए तूल पकड़ा आज कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई और उसमें बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया गया, राज्य प्रशासन पर आरोप लगाया गया, बीजेपी पर आरोप लगाया गया। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लोकतंत्र का एक वो हिस्सा भी है और चुनाव की पद्धति का भी हिस्सा है। लेकिन उसमें एक मांग रखी गई और वो मांग ये थी कि बुर्के में अगर महिलाएं वोट डालने आए तो उनको ना तो उनका आईडी कार्ड देखा जाए, ना ही उनका बुर्का हटाने, मतलब अगर संदिग्ध वो मानी जाती हैं तो उनका बुर्का ना हटाया जाए, क्योंकि बुर्का अगर हट गया तो अब तो के आगे क्वेश्चन मार्क है। और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि भाई इससे पहले बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब संदिग्ध तौर पर फर्जी वोटिंग, बोगस वोटिंग करती हुई कुछ ऐसी महिलाएं पकड़ी गई थी जो कि बुर्का पहन कर गई थी, और जब उनके ऊपर इस तरह से शक जाहिर किया गया, बुर्का हटाया, तो कुछ और ही मामला सामने आया। तो इससे तो बचने की जरूरत है। लेकिन कभी मुस्लिम मतदाता, फिर मुस्लिम वोटर, फिर जिहाद का नाम, इत्तेहाद का नाम, और अब बुर्के को लेकर के एक दिन पहले, 24 घंटे पहले इस तरीके की मांग उठाना कहां तक जायज है? क्योंकि चुनाव आयोग तो इस बारे में बता चुका है ना कि अगर कोई भी संदिग्ध है और किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, और वो सिर्फ बुर्के में ही नहीं घूंघट में भी हो सकता है, तो जांच तो होगी। अब जांच से घबराना कैसा? लेकिन उनका कहना है कि महिलाएं डर जाती हैं बुर्के वाली, और वो डर के मारे फिर वो वोट ही नहीं डालती हैं। तो ये किस तरह का डर है? अपनी आइडेंटिटी को अगर सामने लाना है तो डर किस बात का है? जरा सवाल खड़े करेंगे इसी पर, और जरा पूछेंगे ये भी कि अबू आजमी जब मौलाना के पास जाते हैं, और उस मौलाना के पास जाते हैं जो कि 10 महीने जेल रह चुका है, जिसके ऊपर मुसलमानों को भड़काने का आरोप है, और ओवैसी जब फिलिस्तीन का संदेश भारत के मुसलमानों को देते हैं, तो ये सब किस चुनाव आयोग की नीति, नियमों, निर्देशों के तहत आता है? क्योंकि चुनाव आयोग पर सवाल अभी से खड़े हो गए, ईवीएम पर भी सवाल अभी से खड़े हो गए, तो क्या इन सब पर भी सवाल खड़े करने बनते हैं या नहीं बनते? खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनका उत्पीड़न ना किया जाए। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा दे। इतनी योजनाएं लागू हुई हैं, एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, और वो विकल्प हार जाए। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, वो अपना मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। इनकी हार है, हार को स्वीकार करते हुए ये अब बुर्के के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें याद आ रहा है बुर्का। हमने ये मांग की है कि जिस प्रकार यहाँ पर पुलिस प्रशासन का दबाव रहा है, वो वोटिंग वाले दिन उनके साथ में
परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अपने वोट का वो इस्तेमाल करें। बुर्के में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन। अच्छा। हम इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है और नाम मुस्लिम 1 लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते और आपके साथ भी उन्होंने किया ही, तो ये लोग सुनकर नहीं आना चाहिए। तो मैं आपसे दुआ करा दूँगा। कासिम भाई, मैं आपके सामने खुल करके हिसाब भी करता हूँ कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ, नामूस रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए, इस मिशन के लिए आप क्या काम करेंगे। मैं इससे भी उनसे मिलता हूँ जो लोग इस देश के संविधान की रक्षा करने में लगे हुए हैं, जो लोग चाहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता रहे, जो लोग चाहते हैं देश के अंदर बंटवारा करने वालों को वोट नहीं मिले, उनके साथ मिलता हूँ मैं। जब इनका एमपी ये कहता है कि 400 पार हमको कर दो तो हम देश के संविधान को बदल देंगे, तो फिर मैं सज्जाद नुमानी जैसे लोगों को खड़ा करता हूँ कि आप खड़े हो जाइए मौलाना साहब और बोलिए कि देश का संविधान जिंदा रहेगा। वो चाहते हैं कि इशू बेस नहीं होकर के धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण हो। ये खतरनाक ट्रेंड है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मेरा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो इन सब तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर एक और आई थी, वो थी अभिनेत्री, लेकिन अब अभिनेत्री से ज़्यादा वो सोशल वर्कर अपने आप को दिखा रही हैं, स्वरा भास्कर की। और उनकी तरफ से भी जो वीडियो वायरल किया गया उसमें किस तरीके की स्पीच रही, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उसके बारे में ज़रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ही पूछ लेंगे कि आखिर उनको लगता है वो हेट स्पीच थी या नहीं थी। क्या उनको लगता है कि इस तरीके की बातें चुनाव में करनी चाहिए, या फिर कि सब कुछ चुनाव आयोग का कर्तव्य है? पहले आप कुछ भी बोल लीजिए, भड़का लीजिए, भड़काऊ बयान और भाषण दे दीजिए और उसके बाद ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़िए। खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपसे खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मौजूद है। हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन जी हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी RLD के प्रवक्ता मौजूद हैं। फराज किदवई जी, ये बुर्के का मामला, आपको डर है, महिलाओं को डर है, या किसी और को ही डर है? ये डर कौन सा है? ये वैसे राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन शायद वो डरो मत का नारा ही वो हो रहा है सामने, आपके आ नहीं रहा है। सीमा जी, डर जो है वो रीमा जी, जो डर है वो भारत के लोकतंत्र को है, क्योंकि जिस तरह से 2014 के बाद से भारत के लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और रही बात बुर्के की, तो एक बात बताइए कि भारत निर्वाचन आयोग की जो हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर के पेज नंबर 143 पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? अगर आपको पता हो तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ। मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 143 पर लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर में मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी जांच करने का अधिकार दिया गया है। तो ठीक है, करे वो। ये पुलिस कहां से आ जाती है? और अभी आपने देखा होगा कि अभी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो तेलंगाना में माधवी लता कौन होती हैं बुर्का उठा करके और वोटर आईडी चेक करने वाली? किस संविधान ने उनको अधिकार दिया है? इलेक्शन कमीशन की कौन सी गाइडलाइन ने उनको अधिकार दिया है? ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी की विंस एंड फैंसीज से चलेगा। ठीक है रीमा जी, हम तो सिंपल इतना बोल रहे हैं कि आपको याद होगा कि जब रामपुर में बाय इलेक्शन हुए थे, वोटिंग परसेंटेज 35%,
ये साफ दिखा रहा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जिस तरह से जो विपक्ष के वोटर हैं उनको डराना, धमकाना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनको बेइज्जत करना और किसी तरह से उनकी पोलिंग को कम करने की एक साजिश होती है, उस साजिश के तहत ये लाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत करिए। मैं चैलेंज करता हूं कि पुलिस को अधिकार नहीं है आइडेंटिफिकेशन चेक करने का। मैं चैलेंज करता हूं। अच्छा हुआ आपने इतनी सारी चीजें समझा दी मुझे भी और दर्शकों को भी आपने इतनी अच्छी बारीकी से चीजें समझाई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में ये कहाँ लिखा है कि अगर बिहार के दरभंगा में 20 मई को मतदान में बुरखे में फर्जी वोट डाल रही 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को पकड़ा जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो उसी संप्रदाय के लोग 500, 600, 1000 की संख्या में आकर भीड़ एक सब इकट्ठी हो जाती है, पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत आ जाती है, पुलिस डरकर चली जाती है और मामला रफा दफा। अब इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। ये अंबेडकर जी के संविधान में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है। एक सेकेंड, राजस्थान के अलवर बूथ नंबर 266 में बुरके में फर्जी वोटर आती हैं, मारपीट करते हैं और उनके परिवार वाले आते हैं और सिर्फ बुरका हटाने के नाम पर पुलिस के साथ फिर वही मारपीट शुरू हो जाती है। इसको भी संविधान में अगर लिखा गया है तो बता दीजिए, या चुनाव आयोग इसको सही कहता है तो वो मुझे नहीं पता। मधुबनी में एक लड़का बुर्का पहन करके जाता है 3 लड़कियों के साथ और जब संदिग्ध पाया जाता है उसका बुर्का हटाया जाता है, फिर वहां पर भीड़ आ जाती है, फिर भीड़ पुलिस पर हाथापाई कर देती है, फिर कुछ नहीं होता है। ये भी शायद कोई एक नया संविधान मुझे लगता है कि बन चुका है इस देश में, जिसमें सब कुछ लिखा है और वो सिर्फ विपक्ष के लिए लिखा है। लिखा है क्या ऐसा? नहीं, नया संविधान तो देखिए बनाने की पूरी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया। वरना संविधान को भाई इनके जो आइडियोलॉग हैं वो तो कहते ही हैं कि भारत का संविधान ये नहीं मानते। अरे सर, इन घटनाओं के बारे में बताइए ना। बुर्का पहन करके लड़का लड़की बनकर जाता है, उसका बुर्का हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? रीमा जी, आपका सवाल बेसलेस है और गलत है। हाँ, क्योंकि पोल खोल रहा है इसलिए बेसलेस है, क्योंकि जवाब नहीं है इसलिए बेसलेस है, क्योंकि ये फैक्ट है इसलिए बेसलेस है। अरे मैडम सुनिए तो, रीमा जी सुनिए तो, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। अगर नहीं, अरे अगर ऐसा हुआ है, अरे तो मैं कब उसको रिजेक्ट कर रहा हूं? अगर क्यों लगा रहे हैं सामने? ये सच्चाई की घटना बता रही हूँ आपको। मतलब अगर 3 घटनाएं हो गई तो आपके नियम तोड़ देंगे इलेक्शन कमीशन की जो हैंडबुक्स में लिखा हुआ है। मैं तो बोल रहा अगर हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। ये तो शासन प्रशासन का ये तो मैंने कहा, कार्रवाई होने नहीं दी, पुलिस के साथ मारपीट कर ली, भीड़ ने एकजुट होकर के पत्थरबाजी शुरू कर दी, कार्रवाई होने नहीं दी। डालिए ना, अरे उनको जेल में डालिए जिन्होंने कार्रवाई नहीं होने दी। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के जो नियम है उसको नहीं मानेंगे? मतलब जो नियम मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि हैंडबुक ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर के पेज नंबर 143 पर लिखा हुआ है, कहिए कि वो नहीं मानेंगे, कहिए कि हम अपनी तानाशाही करेंगे। मैंने भी तो आपको नियम ही बताया, लेकिन आप नियम सुनेंगे नहीं। आपके नियम क्योंकि अलग नियम है, ये नियम अलग नियम है, ये देश से अलग नियम है। आपके नियम कौन से नियम नहीं सुनेंगे हम? क्योंकि आपको ये नियम नहीं सुनने, क्योंकि ये वारदातें जो हुई हैं ये आपने नहीं देखी, इसको आपने नजरअंदाज किया। आपको एक हैदराबाद की घटना दिखी, आपने हैदराबाद पर, 1 मिनट सर रुकिए ना, 1 मिनट। माधवी लता ने जो किया, माधवी लता के ऊपर कार्रवाई हुई, माधवी लता पर FIR हुई, वो आपने नहीं बोला, लेकिन आपने ये बोला कि माधवी लता कौन होती है ये करने वाली। अब उसके बाद कार्रवाई हुई ना, वो नहीं बोलेंगे आप? रीमा जी कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है? अरे तो वो तो बोलिए फिर। आप ये क्यों कह रहे हैं चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है? ये मत कहिए ना। धनंजय गिरी जी जवाब देंगे। धनंजय जी, दिक्कत क्या है? मतलब अगर वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों को, और उनको ये आरोप उन्होंने लगाया, क्योंकि पूरी जो चिट्ठी है अगर हम उसको पढ़ें तो चिट्ठी में पूरी तरह यही लिखा है कि उनको आपके प्रशासन पर, आपकी पुलिस पर उत्तर प्रदेश में भरोसा नहीं है। तो भरोसा नहीं है तो भरोसा कायम कैसे होगा? रीमा जी, कुछ लोगों को इस देश के संविधान पर ही भरोसा नहीं। वो बाबा साहब की बात कर रहे थे, बाबा साहब को पढ़ लिए। बाबा साहब ने लिखा है इस्लाम और नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का कंसेप्ट ही इस्लाम में नहीं, क्योंकि इस्लाम किसी देश की बाउंड्री को मानता ही नहीं। अलामा इकबाल ने कहा है, अलामा इकबाल ने कहा कि भाई साहब आपके बीच में बोला क्या मैं? ये बीच में बोलने का ट्रेंड, बीच में बोलने का ट्रेंड नहीं है इस शो में, बीच में बोलने का ट्रेंड नहीं है।
किदवई जी, किदवई जी, किदवई जी, मैं किताब दिखा रहा हूँ, किदवई पेज जी, नंबर कोट कर देता फराज हूँ, किदवई, पेज नंबर कोट कर देता हूँ। फराज किदवई जी, फराज बीच में बोलने का फराज ट्रेंड नहीं किदवई है। आपको किताब दिखा दे रहा हूँ, फराज किदवई आपको किताब दिखा दे रहा हूँ, पेज नंबर कोट कर देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि इनको भरोसा ही नहीं है, और उसको भाई साहब अपने समय में बोल लीजिएगा, बहुत बकथेसिस कर लिया आपने, आपकी बात सुन ली। इट्स टू मच, इनकी आवाज कम करिए। किदवई जी, किदवई जी, इस शो में ना ऐसे बीच बीच में रनिंग कमेंट्री करना शोभा नहीं देता और वो करनी भी नहीं चाहिए। फिर म्यूट करना पड़ता है, बहुत जहालत कर ली, बहुत जहालत मैंने सारी सुन ली। आपकी बारी में कोई नहीं बोला, आपकी बारी में कोई नहीं बोला ना, आपकी बारी में कोई नहीं बोला। अब आपकी बारी में नहीं बोले तो आप उनको बोले। इसमें इस्लाम कहां से आ गया सर? रुकिए, पहचान पत्र में इस्लाम कहां से आ गया? और अगर भाई बुरके के पीछे कौन होता है? बुरके के पीछे होता कौन है? अरे क्या बताओ आपको? ये देखिए बाबा साहब ने क्या लिखा है भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर, क्या लिखा है पूरा इसको दिया, पढ़ लो। मैं भी पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा है। अरे सर सारी रिसर्च इसी शो में करनी है क्या 1 घंटे में 50 मिनट के अंदर? मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, बाबा साहब ने इस्लाम के बारे में कहा, अगर पढ़ लीजिएगा मुंह से बाबा साहब का नाम नहीं निकलेगा। इतनी बेशर्मी होगी तो बाबा साहब का नाम बोल पाएंगे। बाबा साहब को अगर पढ़ लीजिएगा तो मुंह से आवाज नहीं निकल पाएंगे। बाबा साहब के जो विचार है इस्लाम पर और राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रवाद के दुश्मन है आप जिसको मानते हैं। दूसरी बात अलावा इकबाल ने कहा है, चीन और अब हमारा हिंदुस्तान। एक सेकंड धनंजय जी, 1 मिनट धनंजय जी, 1 सेकंड। किदवई जी, किदवई जी, किदवई जी, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, आपकी आवाज नहीं जाएगी। फिर अभी मैं बोल रही हूँ, फिर म्यूट करूंगी। सबको अपनी बारी में बोलने का अधिकार है, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। धनंजय गिरी को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए रीमा जी, समाजवाद बुर्कावाद में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। अमूमन समाजवादी लोग कथित तौर पे स्त्री, भाई ये तो गजब का बात है। तुम्हारा सच इतना गंदा है फराज, इतना गंदा सच है तुम्हारा, सच सुनने को नहीं तैयार। इतनी गंदगी कहाँ, इतनी गंदगी है तुम्हारे में, सच सुनने को नहीं तैयार हो। इतनी घृणित आदमी हो तुम, इतना घृणित इतिहास है तुम्हारा, इतना गिरा हुआ तुम्हारा पीछे का इतिहास है, सच सुनने को नहीं तैयार हो फराज। अरे सच सुन लो फराज, सच सुन लो। इतना घटिया है, इतना घटिया है तुम्हारा इतिहास कि सच सुनने को नहीं तैयार हो। इतना घटिया इतिहास है तुम्हारा। फराज किदवई जी, ऐसी क्या बात बोल दी धनंजय गिरी जी ने कि आपको इतना ज्यादा आप उग्र हो गए हैं, आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? क्या ऐसा बोल दिया बताइए ना, जिस पर आप उनको सुनना ही नहीं चाहते हैं? क्या बोला है? सच बोल दिया है, सच बोल दिया, सच बोल दिया है। शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है, उनको बोलने दीजिए। आप बाकी के 2 मेहमान भी वेट कर रहे हैं। शोभा बहुत कुछ नहीं देता है, छोड़िए मेरा मुंह ना खुलवाइए, बोलिए धनंजय। नहीं, आपका मुंह इतना ज्यादा खुल चुका है, उसको अब क्या बोला जाए? चलिए धनंजय जी। देखिए रीमा जी, समाजवाद बुर्कावाद में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। अमूमन समाजवादी लोग कथित तौर पर स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन वोट के लिए बुर्का का बवाल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हवाई अड्डे पर जाएंगे तो कैसे हवाई जहाज पकड़ेंगे? कैसे कोई हवाई जहाज पकड़ेगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे डॉक्टर इलाज करेगा आपका बुर्का हटाए बिना? ये चिलमन से लोकतंत्र का चालन नहीं होगा। ये बुर्का से किसी विलियम्स को नहीं पैदा किया जा सकता है, बुर्का पहनकर अंतरिक्ष नहीं जा सकता है, बुर्का पहनकर किसी तरह का प्रोग्रेसिव नहीं हुआ जा सकता है। बुर्का पहनकर सिर्फ अंतरपुह जाया जा सकता है, जो किले चाहते हैं। वो एक अलग डिबेट है धनंजय जी, ये समाजवाद बुर्के की ओर में बुर्का पहना जाए नहीं पहना जाए ये अलग डिबेट है। अभी यहाँ बात चुनाव आयोग की हो रही है। देखिए चुनाव एक साफ साफ कह रहा है, भाई आप अपने आइडेंटिटी बताएं, क्यों आप आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं? और पुलिस से एक धर्म विशेष को क्यों इतनी परेशानी है? कुछ लोगों को पुलिस से क्यों इतनी परेशानी है? कोई हटाने की बात करता है, कोई छुपाने की बात करता है, कोई पुलिस से भाग जाने की बात करता है। पुलिस से इतना डर क्यों है? पुलिस के अपोजिट में चोर होता है कि अगर मन में चोर है और लोकतंत्र की चोरी करना चाहते हैं, लोकतंत्र को लूटतंत्र में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो अमूमन आपने करते आया है, ये मनुष्य विरोधी सोच, लोकतंत्र विरोधी सोच, जहां लोकतंत्र है ही नहीं। और अगर मैं दुनिया की अलावा इकबाल के शब्दों में ही कह दूं तो उन्होंने कहा है कि चीन और अब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। जो कंसेप्ट ये कि भाई एक हमारा खलीफा हो जिससे चले सब, तो भाई 57 को देश बना लो एक खलीफा। 57 देश में 57 प्रॉब्लम, 72 फिरके और 85 जातियां। लेकिन समस्या क्या है कि भारत में कुछ लोग, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका बल और सह पा करके
थोक वोटिंग की एक आदत हो गई है और जिसमें बुरके के पीछे बाबर छिप करके बबीता बन करके जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो आपने 3 जगह कर कोर्ट किया, ऐसे 30 जगह घटनाएं हुई हैं और जो उसके बाद लास्ट में बवाल करना, हंगामा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा मकसद है। लोकतंत्र को लूटतंत्र में कन्वर्ट करना मकसद है। मैं आदिल हसन जी का रुख करूं, लेकिन फराज जी ये विवाद कोई अभी का विवाद नहीं है। दिल्ली के चुनाव में भी आरोप लगे और आरोप नहीं सबूत के साथ चुनाव आयोग के पास बीजेपी भी गई थी। बीजेपी ने मांग की थी कि बुर्का जो है वो हटा करके चेकिंग की जाए, लेकिन तब भी रूल्स का ही पालन हुआ ना, और अभी भी रूल्स ही पालन हो रहे हैं। तो फिर इतना कभी ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल, मतलब चल क्या रहा है देश में? कोई एक संस्था बची है जिस पर अब आपने सवाल ना खड़ा किया हो? और चुनाव से एक दिन पहले, यानी आप अपनी हार पहले ही स्वीकार कर रहे हैं क्या? ये तो बीजेपी के प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, आप क्यों बोल रही है रीमा जी? ये तो बीजेपी के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता को तो आप बोलने ही नहीं देते, तो मुझे ही बोलना पड़ता है फिर। अगर सच कोई भी बोलेगा तो बीजेपी से जुड़ा हुआ, सच कोई भी बोलेगा, इनको सच से समस्या, इनको सच से। ठीक है बोलिए रीमा जी, किससे सवाल है? आ रही हूँ आदिल जी, आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड, फराज अहमद से सवाल था। आपने रीमा जी इलेक्शन कमीशन की बात करी। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 के इलेक्शन में 173 स्पीचेस दी। उसमें 110 स्पीचेस जो थी वो माइनॉरिटीज के खिलाफ थी और कहीं ना कहीं से हेट स्पीचेस में आती थी। उसमें चुनाव आयोग ने क्या किया? आज चुनाव आयोग कर क्या रहा है? आज चुनाव आयोग ये कर रहा है कि अगर कहीं हेट स्पीच होती है तो चुनाव के खत्म होने से 2 दिन पहले उनके नेशनल प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी जारी कर दी जाती है। तो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी की एक दिन बन करके रह गया है। रीमा जी सही कह रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आप अभी हेट स्पीचेस की बात कर रही थी ना, इसी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के हिसाब से जो टोटल हेट स्पीचेस हुई हैं उसमें 75% तो बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं। ठीक है, तो क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं तो वही बात कर रही हूँ जो आप सुनना चाह रहे हैं। मैंने वही तो कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जब अबू आजमी एक ऐसे मौलाना के पास जाकर वोट की अपील करते हैं जिसके ऊपर 10 महीने तक जेल में वो रह चुका है, हेट स्पीच की मतलब एक इतनी लंबी फेहरिस्त उसके ऊपर है, लेकिन क्योंकि वोट चाहिए तो अब अबू आजमी कौन सी पार्टी के हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा तो ज्ञान बहुत ही संक्षिप्त है। ऐसा मुझे लग रहा है आपके पीछे इतनी किताबें रखी हुई हैं, आप इतने विद्वान मुझे लग रहे हैं, आपको कुछ भी बताना बहुत कम होगा। धनंजय गिरी जी, बीजेपी का एजेंडा। आदिल हसन जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूँ, 1 मिनट। आदिल हसन जी, ये जो हेट स्पीच की ही बात आ गई, अब चलिए पहले तो ये बुरके तक ही सीमित रखते हैं। ये बुरके वाली बात के साथ आप भी खड़े हैं क्या समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो दिशा निर्देश है, इस इलेक्शन कमीशन उसको फॉलो करे। और जहां तक बुर्का और घूंघट भारत की संस्कृति और सभ्यता की एक पहचान, बीजेपी के प्रवक्ता गिरी जी बोल रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर का धन्यवाद कि सबको बराबर से उन्होंने हक दिया। आज भारत में सब लोग बराबर है। राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। लोकतंत्र में राष्ट्रपति का भी बेटा एक ही वोट देगा, एक आम आदमी भी एक ही वोट देगा। यही हमारी खूबसूरती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। पूरी दुनिया ने देखा, 22 वचन उनका पूरी दुनिया जानता है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। और बीजेपी जो है इतना बुर्खा और इस पर जो ध्यान दे रही है। आज इनके विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव है, पैसा बांटते हुए 5 करोड़ रुपया पकड़ा है, पैसा बांटते हुए बॉम्बे में धरा है, एफआईआर भी हुई है। बीजेपी का ये चाल चरित्र है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी रक्षा दलाली कर रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री मणिपुर से ज्यादा यूक्रेन छुड़ा रहे थे। नहीं मैडम, कैश दिखा है, वीडियो है, कहाँ वीडियो है, दिखाओ। यही मक्कारी है, यही मक्कारी है, यही मक्कारी है, आरोप है, यही मक्कारी है, आरोप और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। यही मक्कारी है, आरोप और सच्चाई और सबूतों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वही तो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। मैडम मुझे बोलने दीजिए। आप अरे गलत बोलेंगे तो ठीक कराऊंगी मैं आपको। नहीं, बीच में नहीं टोक सकता है। गलत बोलेंगे तो ठीक कराना पड़ेगा। मैंने धनंजय को नहीं टोका है, मैंने धनंजय के बीच में नहीं बोला है इसीलिए। और मैं आपको बता दूं, जो वोट की बात कर रहे हैं, वोट महाराष्ट्र का बहुत लोकतंत्र है। और इलेक्शन कमीशन जिस बेहुदा और जिस घटिया किस्म का जेएमएम के खिलाफ जो वीडियो बनाया भाजपा के लोगों ने, जिसको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, जो अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर जो उन्होंने दिखलाया है, मैं इलेक्शन कमीशन से डिमांड करता हूं
जिसने पार्टी एफआईआर कीजिए, और इससे घटिया, इससे निम्न भारत के लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। बीजेपी ने जो वीडियो बनाया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, आप एक्शन लीजिए ना भाई। इलेक्शन तो लिया कमीशन ना ने संज्ञान, बॉडी है, संज्ञान बीजेपी लिया का ना, पक्ष लगू मतलब नहीं इलेक्शन है। कमीशन काम कर रहा है, संज्ञान लिया ना। कर रहा है, कहाँ कर रहा है मैम, दिखता कहाँ है? ये तो बैलेंसिंग एक्ट होता है। हाँ। जितना आप उस घटिया वीडियो को जीएमएम वाला देखिएगा झारखंड में, ओवैसी जी मंच से फिलिस्तीन की तरह मुसलमानों को जिहाद करने का नारा देते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, चुप रहना चाहिए। आपके चैनल के लोकतंत्र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, हम संविधान पे विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता, बॉम्बे की जनता, औरंगाबाद की जनता, मुमरा की जनता, भाईकल्ला की जनता, भिवंडी की जनता, वर्सोवा की जनता, खुर्दा की जनता खुलकर जहां जाए मायन और पूरे प्रदेश में प्रचार करने के लिए खुलकर वोट दे। वारिस पठान जहरीले मुफ्ती अजहरी के पास जाते हैं और अपने पक्ष में वोट डलवाने की अपील करते हैं जहरीले मुफ्ती के पास जाकर। उस पर इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? और एक बात, अरे चुप रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए, बोलने दीजिए। जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं, साहेब, मुफ्ती अजहरी साहब जेल गए हैं, जेल से बाजाप्ते बेल मिला है। इस देश में जेल जाने के बाद आरोप जब तक सिद्ध नहीं होगा, कोई कटघरे में नहीं ला सकते। एक्ट, हेट स्पीच 10 मामले, मैम हेट स्पीच हो या कोई भी एक्ट 10 मामले। मैम बहुत लोग जेल जाते हैं, जिहाद का नारा, मैम मुसलमानों से कहना कि तुम्हें जन्नत तभी मिलेगी जब जिहाद करोगे, ये स्पीच, वायरल स्पीच आपने सुनी थी क्या मैडम जहरीले मुफ्ती की? रीमा जी, जो चीज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रहे हैं, मैम जो मैं कहूंगा, क्योंकि इज्जत पाप है, इज्जत के लायक है, कोर्ट प्रूव करेगा। कोर्ट ने सजा नहीं दी है। इस देश में गृह मंत्री अमित शाह को भी तड़ीपार किया था, अमित शाह भी जेल गए थे। ठीक है, अमित शाह भी जेल गए थे, बदलाए कोर्ट ने एक्विटल किया, एक्विटल हुआ, लेकिन अमित शाह भी जेल गए थे। अमित शाह को भी तड़ीपार देश कोर्ट ने किया था, अमित शाह को भी गुजरात जाने नहीं किया। ठीक है, धनंजय गिरी जी जवाब देंगे, फिर रोहित अग्रवाल का रुख करूंगी। धनंजय गिरी, तो जेल लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है। धनंजय गिरी, ओके, धनंजय गिरी। रीमा जी, अजहरी का तो फिर भी ठीक है कि जो जहर उनके दिमाग में है, जो जहर उनकी जबान पर है, जो जहर उनके दिल में है, जो जहर उनके ख्वाबों ख्यालों में, वो जहर वो परोस रहे हैं। लेकिन जो शुगर कोटेड जहर परोस रहे हैं, जो हाथ में बाबा साहब का संविधान दिखा रहे हैं और दिल में सरिया के ईमान दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों से इस देश को सावधान होने की जरूरत है। आम आवाम को सावधान होने की जरूरत है। कोई मिलने नहीं गया हुआ है, वो मिले हुए हैं ऑलरेडी। वो एक एजेंडा है कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा, जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, मुहज्जब हुआ, कोई खतरा न जिसका, न उलझे में डिटका न कुलझे में चिचका, किए पे जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। वो जो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा जो गंगा के दहाने में डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए एक एजेंडा चल रहा है। और इस एजेंडे के मक्कार और मुनाफिक लोगों की एक टीम है जो हाथ में बाबा साहब का संविधान दिखाती है। जो 70 साल तक जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं मिला, क्यों? बाबा साहब का संविधान क्यों नहीं दिखाए? एएमयू में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया, संविधान क्यों नहीं दिखाए? जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म कर दिया, क्यों नहीं दिखाए? ये मक्कारी है, मुनाफत है। और दूसरा पार्टी कांग्रेस पार्टी, अरे इनसे तो बेहतर तैमूर था। तैमूर ने लिखा कि मैंने 2.5 लाख, तैमूर ने अपने आत्मकथा में लिख दिया कि 2.5 लाख लोगों को मारा और 4.5 लाख लोगों को तलवार दिखाकर तलवार पहना दिया। ये तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिख दी। उनसे बेहतर था जो तलवार सामने से दिखाता था, भीतर छुपाए हुए हैं, उनका क्या किया जाए? रोहित अग्रवाल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आदिल हसन 10 सेकंड में जवाब दीजिए। मैम असल बात, जिन्ना के बाजार पे अडवाणी गए थे, नवाज शरीफ क्या मोदी गए थे, अजहर मसूद को कंधार भाजपा छोड़ी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का रक्षा दलाली किया था, और ये देश की आजादी के बारे में हमारे बाप दादा देश के बंटवारे को नहीं माना था। 1 मिनट रुमा जी, से लेकर रजाकारों के पैरोकार और रजाकारों के पैरों की धूल, रजाकारों का जिसका नाम ही है ऑल इंडिया मस्जिद मुस्लिमीन, जिसका नाम ही है, बोला था किसी का नहीं, गलत बात है धनंजय, मैंने बीच में नहीं बोला है। आप अरे आदिल, तुम मेरी बात सुन, बात सुन। अरे भाई क्या लैंग्वेज है, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? आप लोग सभ्य लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। 1 मिनट, अब मुझे रोहित अग्रवाल का रुख करना पड़ेगा। नहीं, ऐसी भाषा कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा। रोहित अग्रवाल जी, ठीक है, ऐसी भाषा नहीं चलेगी, किसी के टर्न में नहीं बोला। तो ऐसी भाषा भी नहीं चलेगी ना, धमकी नहीं दी जाएगी शो पर बैठकर। धनंजय को मना कीजिए, क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं चुप कराने के लिए बैठी हूँ ना सबको, लेकिन आप ही ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रोहित अग्रवाल जी, जो चिट्ठी है इलेक्शन कमीशन को जो फराज जी की पार्टी ने लिखी है, उसमें एक बात लिखी गई है
कि पुलिस कर्मियों द्वारा अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया। यानी पहले की बात वो बता रहे हैं कि किया गया था, इसलिए अब उन्हें डर है कि आगे भी इस तरह से हो सकता है। तो ये सच्चाई इसमें क्या है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की पार्टी से आते हैं, तो जरा मैं जानना चाह रही हूँ, सच्चाई जरा बयां कीजिए थोड़ा। देखिए रीमा जी, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है पूरी तरीके से कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट को लूट लेना चाहती है। ये मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं, कोई हमदर्दी नहीं है इनके अंदर। ये सिर्फ मुसलमानों का बुरके का नाम लेंगे, उनको बदनाम करने का काम करेंगे। मुसलमान महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुसलमान महिलाएं कहीं भी अगर जाती हैं, एयरपोर्ट पे जाती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी चेक करवाती हैं, बुरका भी उठाती हैं, सब कुछ करती हैं। परंतु सिर्फ जब लोकतंत्र का जब चुनाव होगा, पर्व होगा, तब समाजवादी पार्टी को खाली ऐसी चिट्ठी लिख देनी है ताकि मुस्लिम महिलाओं को डराने का काम करना और अपने आप को हमदर्द दिखाना। अच्छा मुझे बताइए, हिंदू महिलाएं घूंघट नहीं करती हैं क्या? उनके घूंघट उठा के चेक किए जाते हैं तो समस्या नहीं है, सिर्फ मुसलमान महिलाओं के बुरके चेक होने पे समस्या है। मैं तो कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि आप एक एफिडेविट दे दो कि अगर एक भी बुरके के अंदर पुरुष निकला तो उसके जिम्मेदार आप होगे। आप उस चुनाव को हारा हुआ अपना मानने को तैयार हो जाओगे, आप उसके जिम्मेदार होगे। क्या आप एफिडेविट दोगे? कल को बुरके की आड़ में कहीं कोई आतंकवादी घटना हो गई, आप देखिए कुछ लोग पत्रकार बन के आए थे, समाजवादी पार्टी के मसीहा अतीक अहमद को मार के चले गए, जिनकी कब्रों पे जो है इनके नेता जा जाके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, है ना? पत्रकार ही तो बन के आए थे वो। क्या वो पत्रकार थे? तो अब कल को अगर कोई घटना हो जाती है और बुर्का पहना हुआ व्यक्ति अगर कहीं कुछ घटना कर देता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेदार तो पुलिस होगी ना। तो आइडेंटिफिकेशन, बहुत ही बेसिक सवाल खड़ा किया है रोहित जी ने, बेसिक बात है ये। देखिए, कौन जिम्मेवार? रीमा जी, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अरे रोहित भाई चुप रहिए जरा से। गोस्वामी तुलसीदास, तो बड़ा आनंद आता है जब आप तुलसीदास की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से ऐसी उनके मुंह से आवाज निकलती कहाँ है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो इस तरीके की किताबें पढ़ते ही नहीं है ना। बोलते बोलते कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, अब उनको बोलने दीजिए जरा। फराज जी बोलिए। रीमा जी, डिबेट में 15 मिनट बचे तब तो आप मेरे पास आई, उसके बाद आप बोलने भी नहीं दे रही हैं। AIMIM के प्रवक्ता के पास आप 3 बार चली गई, पर मेरे पास 15 मिनट बचने पे आई हैं। तो लेने दीजिए रोहित जी, 15 मिनट बचने पे आप आएंगे मेरे पास, एग्जैक्टली 15 मिनट। जवाब। रीमा जी, अब आप एक काम करिए, मेरा समय जो है वो रोहित जी को दे दिए, क्योंकि ये बैगन फिर से हमारे जवाब नहीं है क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। नॉन सीरियस मत करिए इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को। बोलिए फराज जी। किसने नॉन सीरियस किया? मैं तो बोलने जा रहा था। बोलिए कौन जिम्मेवार होगा अगर ऐसा कुछ होता है? तो ये उन्होंने पॉइंट खड़ा किया है। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई मां अधि हृदय कठोरा। अब इसका मतलब आपके दर्शकों को तो समझ में आ ही गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलाइज हैं उनके पास दिनों रात झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं। मैं एक सिंपल बात बोलता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें अगर पुलिस को यह अधिकार है कि वो बुर्का चेक करे और आई कार्ड चेक करे तो उसको चेक करना चाहिए, अगर उनको अधिकार है। और अगर उनको अधिकार नहीं है और पीठासीन अधिकारी को अगर यह अधिकार है तो पीठासीन अधिकारी चेक करेगा। इसमें सिंपल सी बात है रीमा जी, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हम तो वही बोल रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, तो वो करिए जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। जो कहां बोल रहा है इलेक्शन कमीशन? कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है। चिट्ठी तो आपने लिखी है, इलेक्शन कमीशन ने कब बोला? आपने चिट्ठी लिखी है ना उनको, अभी जवाब कहां आया है? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? इलेक्शन कमीशन क्या ये बोलता है कि पुलिस वाले उनका आई कार्ड चेक करेंगे गेट पर? कैसी बातें कर रही है रीमा जी आप? सर मैं ऐसी बातें कर रही हूँ जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं समझा देती हूँ। मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही है शायद, मैं थोड़ा सा मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कानून की बेसिक नॉलेज नहीं है। तो समझाती हूँ। अरे आप अगर आप ये लिखते उसके अंदर, अगर आप उसमें ये लिखते, अगर आप अपनी चिट्ठी में ये मेंशन, एक तो वो चिट्ठी में आपने इतना कुछ लिख दिया है कि समझ नहीं आ रहा पॉइंट क्या है। बुरके से दिक्कत है, बुरका उठाने से, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से दिक्कत है, पुलिस कर्मियों से दिक्कत है, दिक्कत एक्चुअली किससे है ये समझ नहीं आ रहा है उस चिट्ठी में। तो इलेक्शन कमीशन भी क्या समझ पाया होगा। लेकिन बात यहाँ पर यही है
कि आपने कहा कि बुर्का उठाना ही नहीं है, तो अब जो फर्जी कई सारे केस निकल के सामने आए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सिंपल सवाल है। अगर कोई लड़का बुर्का पहनकर चला जाएगा और फर्जी वोटिंग करेगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सवाल है, सिंपल। रीमा जी, इसका सिंपल जवाब है, जो आप सिंपल सा समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, वो ये कि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं, जो हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पेज नंबर 143 पर लिखा हुआ है कि पुलिस को यह अधिकार नहीं है। अब जो पीठासीन अधिकारी है वो आई कार्ड चेक करेगा और बुर्का चेक करेगा, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस वाले क्यों सड़क पर चेक करेंगे? एंट्री गेट पर पुलिस वाले क्यों चेक करेंगे? या तो फिर अमेंडमेंट करे इलेक्शन कमीशन, हम को मंजूर है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मैंने आपको जो अभी किस्से बताए ना, ये किस्से कहानियां नहीं थे, ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए, तीन इंसिडेंट जो बताए, उसमें पुलिसकर्मी नहीं गए थे, उसमें पुलिसकर्मी नहीं थे, उसमें पीठासीन अधिकारी थे जो चेकिंग कर रहे थे, जिनके ऊपर भीड़ ने धावा बोल दिया और उसके बाद उनकी पिटाई कर दी। इसमें तो पुलिसकर्मी नहीं थे ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा। रोहित अग्रवाल, आदिल हसन, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। रोहित अग्रवाल। हाँ, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी को कानून की बेसिक नॉलेज नहीं पता शायद। पुलिस पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मेदार होती है और जो पोलिंग बूथ होता है उसके बाहर पुलिस किसी की भी चेकिंग कर सकती है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो घूंघट वाली हो, चाहे वो बुर्के वाली हो। परंतु नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे फराज की कोई आपको कुछ पता ही नहीं है। फराज की कोई खाली चीज चिल्लाना जानते हो। अरे तुम क्या नाम चिल्ला लेते हैं यार? पोलिंग बूथ के अंदर पीठासीन अधिकारी को देखना है, जहाँ पे वोट दबाना है वहां पे पीठासीन अधिकारी देखेगा। और बाहर से अगर कोई आदमी बुर्का पहन के जा रहा है, कोई काला कपड़ा ओढ़ के जा रहा है, तो उसको कौन देखेगा? उसको पुलिस ही तो देखेगी, और कौन जिम्मेदार होगा? अरे वहाँ पे बंदूक लेके कोई चला जाएगा बुर्के की आड़ में, तो कौन जिम्मेदार होगा? पीठासीन अधिकारी पोलिंग बूथ के अंदर पुलिस अलाउड नहीं होती, वोट डालने के लिए। परंतु पोलिंग बूथ तक जाने के लिए, पोलिंग बूथ तक कौन जा रहा है, पोलिंग बूथ के अंदर कौन जा रहा है, उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। यहाँ बैठ करके, क्योंकि आप पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं दे रहे हैं चैनल के माध्यम से। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में आपको बता दूं, अगर किसी उम्मीदवार और किसी प्रत्याशी को, ऑब्लिक प्रत्याशी को ये लगता है कि सामने वाला इंसान संदिग्ध है और वो बोगस वोटिंग करने आया है, वो इसकी शिकायत तुरंत पीठासीन अधिकारी से करेगा और उसकी चेकिंग होगी, वोटर आईडी कार्ड भी चेक किया जाएगा, तमाम चीजें चेक होंगी। आधी अधूरी जानकारी देकर के भ्रमित मत कीजिए दर्शकों को, ये मेरा आपसे आग्रह है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। धनंजय गिरी और आदिल जी का रुख करेंगे, छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। चलिए आदिल जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद धनंजय जी। मैम, समाजवादी पार्टी से अनुरोध है कि ज्यादा मुसलमानों की चिंता नहीं करे। जब मुसलमानों को टिकट देने की बारी आती है तो बेचैन हो जाते हैं। अखिलेश यादव का आधा परिवार चुनाव में लड़ता है। मुसलमान महिलाओं को बदनाम भी ना करें, इनसे कह दीजिए। चिल्ला के मुसलमान महिलाओं को बदनाम करने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। पानी पी लीजिए। समाजवादी पार्टी से पूछिए, ये महाविकास आघाड़ी के अंग है, अपने आप को बहुत मुसलमान और ये और वो करते हैं। अबू आदमी से पूछिए, जितना भी मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम एमएलए महाराष्ट्र में चुनाव लड़, उसके खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट दे दिया, तो ये बोलते हैं महाविकास आघाड़ी के अंग में। अभी बोलिए भाई कल्ला में दे दिया, मोगरा में दे दिया इन्होंने, औरंगाबाद में दे दिया। ये ट्विस्ट क्या आ गया अचानक डिबेट में? मैम, ये समाजवादी पार्टी जो है, आपका तीर उनकी तरफ चल रहा था, रोहित अग्रवाल और धनंजय गिरी की तरफ, अचानक से क्या हुआ? समाजवादी का ये जो समाजवादी का दोहरा रूप आपके सामने एक्सपोज कराना चाहते हैं। ये तो याद आ गया अपना अपमान जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने किया है, इनका सेंसनाइज करना चाहते हैं। याद आ गया, इनको जगाना पड़ता है, हनुमान जी की तरह जगाना पड़ता है कि आदिल जी AIMIM ओवैसी साहब अलग चुनाव लड़ रहे हैं।
उनको ये मुसलमान नहीं मानते हैं, समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले उनको मुसलमान नहीं मानते, उनको अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं। तो आदिल साहब को शायद याद आ गया ये बात। मैम आप ही बोलिए, सैफई में अखिलेश यादव नाच देख रहे थे, मुजफ्फरनगर चल रहा था, पूरी दुनिया जानती है। इनके घर ही से आधा लोग चुनाव लड़ता है, इनके पास दूसरे लोग है ही नहीं। अब मुसलमान का सिर्फ ट्वीट करेंगे और वहां पे अबू आदमी मुस्लिम एमएलए के खिलाफ कैंडिडेट दिए, औरंगाबाद में दिए, मालेगांव में दिए, धुलिया में दिए, वर्सोवा में दिए, मुमरा में दिए, गोवंडी में दिए, हर जगह दिए हैं। और फिर मुस्लिम लीडरशिप की बात करेंगे। इनका ये दोहरा जो चरित्र है देश के सामने एक्सपोज होता है। इनके घर के शादी में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट रहते हैं, इनके घर की शादी में योगी जी चीफ गेस्ट रहते हैं, मोदी जी चीफ गेस्ट रहते हैं, और फिर मुसलमानों की बात करते हैं। हिस्सेदारी मुसलमानों को नहीं देंगे, जिम्मेदारी ली थी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। इनको बोलिए मुसलमानों को हिस्सेदारी में। इनके जो एमएलए हैं, आप इसे सवाल हो रहा है मैम, इनके जो एमएलए हैं अबू आदमी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना घटिया विकास है, दिखता ही नहीं है। बॉम्बे जैसे शहर में लगता ही नहीं है कि वो शहर मुंबई की जान है, कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री है। इतनी गंदगी है अबू आदमी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में। गोवंडी में लगता है कि कोई कबाड़ खाना में है, और ड्रग्स का सबसे ज्यादा वहीं पर ड्रग्स का सेंटर बना हुआ है। हर दिन क्राइम होता है, लेकिन अखिलेश यादव को समझ में नहीं आता है इनको क्यों रखे हुए। आखिर क्या डील हो गई है देवेंद्र फडणवीस से, जो मुस्लिम एमएलए के खिलाफ आपने कैंडिडेट दिया? आखिर क्या मामला है? किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? पूछिए। अबू आदमी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का ड्रग का हब बना हुआ है। ठीक है, फराज जी जवाब दीजिए। मैडम पहले तो इनसे बोलिए देवेंद्र फडणवीस नहीं, देवेंद्र फडणवीस नाम है उनका भाई। वही जो प्यार से बोल दिए, वही अरे एक मुसलमान व्यक्ति अगर नहीं अपनी भाषा में बोल पा रहा है तो उसका अपमान करोगे? नहीं फराज की आप क्या एक आदिल हसन अगर अपनी भाषा में नहीं बोल पा रहे हैं तो आप समझ गए ना, आप उनका अपमान करोगे। मुसलमान है आदिल हसन, इसलिए उसका अपमान कर रहे हो। फराज जी रीमा जी, आपको मुस्लिम एमएलए के खिलाफ क्यों कैंडिडेट दिया? पूछिए। मैं आप दोनों की मुस्कुराहट देख रहा था, ये मतलब आपको और रोहित भाई को इतना ज्यादा मजा अच्छा, आपने कैसे एग्रेशन से ये शो शुरू किया और अब आपके चेहरे पर मुस्कान है? मतलब अब आप सोच में पड़ गए हैं क्या कि क्या जवाब देना है? अभी तो आप राशन पानी लेकर के धनंजय जी और मुझ पर चढ़े हुए थे। अरे सुनिए तो, अरे रीमा जी सुनिए तो, देखिए कहाँ बोल रहे हैं राशन पानी लेकर के नहीं चढ़े, ये डिस्कशन है, डिबेट है, इसीलिए इसका नाम डिबेट है। देखिए मेरी बात सुनिए, आदिल भाई ने जो बोला मैं उसकी बात का भी जवाब देता हूं। समाजवादी पार्टी जो भी सांप्रदायिक राजनीति करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ए हो और चाहे AIMIM बी हो, इन दोनों का हम विरोध करते हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करेगा। अब रही बात, अभी बड़े मुसलमानों के हमदर्द बन रहे थे आदिल भाई की पार्टी। मैं तो बोलता हूं मुसलमान इनको क्यों नहीं वोट देता है भाई? हमारी तो यही नहीं समझ में आता है। कहीं 3000 वोट पाते हैं, जहां ये 3000 पाते हैं वहां हम 1.5 लाख वोट पाते हैं, कहीं 4000 पाते हैं, कहीं 500 पाते हैं। तो मुसलमानों के रहनुमा है कौन देश में? मैं समझ नहीं पाई। फिर इतने ऐसी भाषणबाजी, भड़काऊ बयान, इतने उग्र बयान देने की कोशिश क्यों होती है? फिर कोई भी रहनुमा नहीं बन पाया अभी तक। रीमा जी सुनिए, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 3 लोगों ने मुसलमानों की बात की, एक आपने, एक धनंजय गिरी ने और एक आदिल साहब ने। रोहित भाई ने उतनी ज्यादा बात नहीं की क्योंकि ये सोशल जस्टिस की पार्टी से निकल करके आए। जो बात हिंदू और मुसलमानों की करेगा, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करेगा, उसका हम विरोध करते हैं। हम तो पीडीए की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको भी अरे पीडीए धर्म के नाम पे विरोध है भाई साहब। पीडीए ही तो है बांटने की राजनीति, बांटने की राजनीति। पीडीए जाति के नाम पे बांटना चाहते हो, आप धर्म के नाम पे जाति के नाम पे बांटना चाहते हो। 1947 में आपने देश को धर्म के नाम पे बांट दिया, आप दोबारा जातियों के नाम पे बांटना चाहते हो। पीडीए ही तो है बांटने की राजनीति। विवाद ही है। चलिए, भाई को भाई से अलग करने की राजनीति है पीडीए। फिर आदिल जी, धनंजय गिरी। रीमा जी देखिए, इनका जो एक पीडीए का जो भ्रमजाल है, ये प्रोपेगेंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्होंने बना रखी है, मुल्क के ऊपर मुसलमान को रख के जो मुनाफिक बातें कर रहे हैं ये, और इन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या? ठीक कर रहे हैं। बाकी लोग जो सवाल उठा रहे हैं इन पर, वो ठीक कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने वोट बैंक बना करके रखा है। और प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं चलाई, हर आदमी का डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पहली बार मुसलमानों को मनुष्यता के श्रेणी में लेकर के आए, उनके साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इन लोगों ने तो वोट बैंक बना रखा है एक परिवार के लिए। एक परिवार के आधे से ज्यादा सीटें तो इनको परिवार में बांट जाती है, सारी सीटें इनके परिवार की। ये समाजवाद के नाम पर सिर्फ परिवारवाद चलाते हैं, इनको परिवार से बाहर कुछ नहीं दिखता। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो प्रोपेगेंडा करके चल रही है, और ये नया जो बुर्कावाद पैदा करना चाह रहे हैं। पीडीए
परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो प्रोपेगेंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के एजेंट लगाए गए हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं और उससे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलती है। ये इनके दो मकसद हैं। ये प्रोपेगेंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में तमाम जैसे प्रवक्ता रखे गए हैं जो प्रोपेगेंडा करें और इससे उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलती रहे। ये उनका लबो लुआब है मूड से। और ये जो बाकी लोग इसमें जोड़े जा रहे हैं वो सिर्फ उस पर चाहिए पहिए पर हैं, उनको और कोई बात नहीं। दूसरी बात अभी एक बहुत बड़ी बात आदिल जी ने कही है, मैं उनका सम्मान करते हुए कहता हूं कि उन्होंने सपा के जो नेता हैं, जो विधायक, उन पर ड्रग रैकेटियर होने का आरोप लगाया कि उनके एरिया में ड्रग का कारोबार फल फूल रहा है। अब समाजवादी पार्टी को ये जवाब देना है कि क्या ड्रग रैकेटियरों का उनके साथ क्या कनेक्शन, अपराधियों के साथ तो इनके संबंध पुराने पक्के समाज, वो तो ऑडम गोडवी ने भी कहा है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास में, समाजवादी के किस तरह के होते हैं इसको पहले से ऑडम गोडवी ने बता रखा है। लेकिन ये ड्रग्स का नया कनेक्शन, ये नई चीज निकल के आई। आदिल जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, फराज जी जवाब दीजिए। देखिए रीमा जी, डीडी न्यूज के जो लाखों और करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, आज ये साबित हो गया कि कितना प्यार झलक रहा है धनंजय भाई और आदिल भाई के बीच में। ये उनको सही बता रहे हैं, वो उनको सही बता रहे हैं, लेकिन आप भाई को भाई चलाना चाहते हो, यही तो सच्चाई है। दोनों भाई हैं और आप भाई को भाई चलाना चाहते हो पीडीए के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। यही तो समस्या है फराज की दवाई कि ना तो आदिल से समस्या है, ना धनंजय से समस्या है। समस्या तो ये है कि आपको वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी हथियाना चाहते हो आप, इसलिए आप भाई को भाई चलाना चाहते हो पीडीए के नाम पे, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, गुरके के नाम पे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आदिल हसन और फराज जी, आप दोनों से, कि अगर आप लोगों ने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वोट बैंक के लिए बहुत कुछ किया है और आप उनके रहनुमा बने हुए हैं, तो वोट जिहाद जिसका आरोप लग रहा है, उसके लिए मौलानाओं, उलेमाओं, ये तमाम लोगों के पास जाने की चुनाव में क्यों जरूरत आन पड़ती है? फिर तो आपको अपने दम पर बात करनी चाहिए, फिर तो आपको अपने काम पर बात करनी चाहिए अगर आपने उनके लिए कुछ किया है। मैम अगर नहीं किया है तब जाना पड़ता है उलेमाओं के पास, मौलवी के पास, मौलानाओं के पास। क्यों आदिल जी? मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी। मैम तेलंगाना में अकबर ओवैसी साहब 25,000 गरीब बच्चों को फरार है, उसमें ये दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, उसमें सब आता है। हमने किसी के पास जाकर अर्जी नहीं लगाई कि हमारे पक्ष में आप कीजिए। इतना समाजवादी के पास इतने नारे क्यों लगाए जाते हैं? बोलने दीजिए मैम, फिलिस्तीन को लेकर के संदेश क्यों दिया जाता है कि इसी तरह इत्तेहाद की जरूरत भारत में भी है? दिया जाए मैम, इस देश में इसका जवाब दीजिए ना, अब ये क्यों किया जाता है? उकसाऊ बयान, भड़काऊ बयान। मैम बोलने दिए, फिलिस्तीन के मुद्दे पर महात्मा गांधी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, या अभी प्रेसिडेंट मोदी सरकार ने भी ह्यूमन एड भेजा है, वहां मदद भेजी है। फिलिस्तीन और भारत का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है और देश का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ रहा है। फिलिस्तीन की तरह मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा, इत्तेहाद का नारा लगाना पड़ेगा, ये बात क्यों कही जाती है? ये तो मोदी जी ने नहीं कहा, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। मैम हमने ये नहीं, ये हमारा एमआईएम की तरफ से किसी ने नहीं बोला है। समाजवादी पार्टी से पूछिए, मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा के अंदर कहा है कि मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी दोबारा आके प्रधानमंत्री बने। समाजवादी पार्टी से पूछिए, इनके घर में शादी होती है तो चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री रहते हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए पीएम को। मैम बोलने दीजिए ना, अरे नहीं बुलाना चाहिए क्या? मैं तो ये पूछ रही हूं, नहीं बुलाना चाहिए। मैम सुनिए, समाजवादी पार्टी से पूछिए, समाजवादी की इनके घर का आधा कुंपा, चाहे इनके घर की बहू हो, धर्मेंद्र जी के भतीजा हो, भाई हो, आधा बीजेपी में। आजमगढ़ जो मुस्लिम डोमिनेट सीट होता है वो भी इन्हीं के लोग लड़ेंगे, मतलब मुसलमान कहीं नहीं लड़ेगा। महाराष्ट्र में मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो रही है तो वहां पर अबू आदमी ने सब खड़ा कर दिया और गोवंडी पूरे महाराष्ट्र की सबसे अंडर डेवलप और ड्रग्स का अड्डा बन गया है। दोनों के बीच की लड़ाई में मुद्दा बहुत पीछे चला गया है। गोवंडी अबू आदमी इसके और समाजवादी पार्टी के बीच की इस लड़ाई अबू आदमी प्रदेश जो रस्साकशी चल रही है ना, आप दोनों के बीच अबू आदमी संरक्षण दिए हुए हैं, अबू आदमी संरक्षण दिए हुए हैं। और जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया शिवसेना के साथ ये खुश है। कल्याण सिंह को इन्होंने पार्टी में लाया गया, किस मुसलमान की बात करेंगे? ये इनसे अच्छा, ये आस्तीन के सांप है। मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की है, उसका नाम समाजवादी पार्टी है। मुसलमानों को ग्रोथ नहीं देखना चाहते हैं, ये मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप थमाना चाहते हैं। अवतार पार्टी और ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हिस्सेदारी देने में इनको बुखार छूटता है। छोटा सा ब्रेक बतलाइए, मुसलमानों के साथ कब इन्होंने इंसाफ किया है? कितने मुसलमान को एमपी, एमएलए, एमएलसी टिकट दिया है उत्तर प्रदेश में?
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। चलिए फाइनल कमेंट के लिए अब मैं आती हूँ। रोहित अग्रवाल, धनंजय गिरी, उसके बाद बाकी लोग। रीमा जी स्थिति बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी को जनता नकार। आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। सारे जवाब आप ही से हो रहे हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ रोहित अग्रवाल। रीमा जी देखिए, किसको बोलना है? बोलिए भाई रोहित अग्रवाल जल्दी। जी रीमा जी देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। समाजवादी पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए अब वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़वाना चाहती है। वो धर्म के नाम पे, बुरके के नाम पे वोट लेना चाहती है। परंतु अब इनको मुस्लिम भी अब इनको नहीं पूछता कोई। मुस्लिम भी इनसे पूरी तरीके से उकता चुका है, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम का वोट तो लिया पर उसको शोषित रखा। और एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से मुस्लिम का अपलिफ्टमेंट करने का काम किया है, सबका साथ सबके विकास के साथ, आज मुस्लिम समाज पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो क्या हम ये माने कि अब ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े होंगे कल के बाद? अरे वो तो बहाना है ना। 23 तारीख को अब क्या करें? सवाल खड़े होंगे धनंजय गिरी। नहीं 23 तारीख को रोने के लिए वो चिट्ठी तो चाहिए ना। 23 तारीख को जब बहाना अगर नहीं होगा इनके पास, तो 23 तारीख को रोएंगे किस पे, विलाप किस पे करेंगे? जब चुनाव सारे हार जाएंगे समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले। जिससे सवाल पूछ रही हूँ वो तो बोले धनंजय गिरी जी। रीमा जी देखिए, अर्धसत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, और अर्धसत्य बोलना यही सबसे बड़ी मक्कारी है, और यही कुछ लोगों का चरित्र है। जब ये लिखा गया है सेक्शन में कि भाई पीठासीन अधिकारी वोटर आई कार्ड चेक करेगा, मैं चुनौती से कहता हूं अगर लिखा हुआ हो कि पुलिस चेक नहीं कर सकती है तो मुझे दिखा दे अभी। अब पुलिस चेक करेगी, पुलिस काउंटर बाहर चेक करेगी। बाबा साहब संविधान के और जो मैनुअल बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अंदर में चेक किया जाएगा। अब तो आपको जवाब ही मिल गया सीधा। रीमा जी खुली चुनौती है ना। ये तो फराज के भाई 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड रुकिए सर, आप भी नहीं बोलते रहेंगे ना। फराज जी जल्दी बोलिए। रीमा जी उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस चेक करेगी। 143 में ये भी कहीं नहीं लिखा है कि नहीं चेक करेगी। अरे पीठासीन अधिकारी चेक करने लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल रीमा जी नहीं है उतना में रीमा जी नहीं है। रीमा जी देखिए, सामने आ गई। फ्लाइट पे चढ़ने जाएंगे, अगर आप फ्लाइट पे चढ़ने जाएंगे तो जब चढ़ने जाएंगे उस समय आपका टिकट का अलॉट करेगा, लेकिन घुसते समय तो सीआईए सब चेक करेगा ना कि सही आदमी जा रहा है कि गलत आदमी जा रहा है। यही मक्कारी है, होने की जरूरत है। इसी मक्कारी से मुल्क को सावधान रहने की जरूरत है। और जो दूसरे इनके एमआईएम के प्रवक्ता ने लगाया ये ड्रग आपका रीमा जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। रीमा जी आपने मुझे समय दिया। फराज जी मतलब ईवीएम पर भी सवाल है और कल फिर इस पर भी सवाल होगा। ये तो साफ दिख गया ना फिर। अभी से ही हम तय रीमा जी आदिल की बात करें, जवाब ले लीजिए। आदिल जी क्या? रीमा जी आदिल की बात करें, जवाब ले लीजिए। 10 सेकंड जल्दी। हाँ जी रीमा जी बोलना चाहते हैं। आदिल की बात का जवाब ले लीजिए। रीमा जी 10 सेकंड का। रीमा जी 10 सेकंड मेरी विनती है कि अपने रीमा जी 10 सेकंड बोलने दीजिए। लिखा करें शादी में चीफ गेस्ट नहीं होता है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर सुन रहे हो तो अपने प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग करवाइए और उनसे बोलिए कि पढ़ा लिखा अरे भाई कल्याण सिंह के साथ घर में फोटो कल्याण सिंह जिसने दूसरी बात पार्टी में भी मुसलमान की बात करते हो यार की बात करोगे तो हमारे सभी खास मेहमान पार्टी की पंचायत में आज हमारे साथ जुड़े और इसीलिए अगर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईवीएम गलत है, चुनाव आयोग गलत है, तो वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से दिखाई दे रहा है कि विपक्ष का एजेंडा किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी वही बात है, झारखंड में भी कुछ वैसी ही बात है और महाराष्ट्र में भी कुछ अभी से ही उस तरह के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है कि अगर हम जीते तो ईवीएम ठीक, लेकिन उसमें भी एक पेच डाल देते हैं कि अगर हम जीते, जितनी जगह जीते वहाँ ईवीएम ठीक, जितनी जगह हारे वहाँ ईवीएम खराब। तो अभी लगता है कि कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में फिर से वही आरोप प्रत्यारोप का दौर दिखाई देगा।
5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।